हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट है उसके सेकंड यूनिट का एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बच गया था, उसे हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो आज जो है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके नोट्स जो है वो आपको कम्प्लीटली फ्री हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी एंड इसकी अपडेट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। इससे पहले हम बाकी जितने भी टॉपिक्स थे हमारे पास सेकेंड यूनिट के अंदर वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, देन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, देन कैटेकोलामीन्स का बायोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, उनका कैटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के बारे में कंप्लीट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, देन उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से होता है। देन एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में, बीटा ब्लॉकर्स के बारे में सब कुछ जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है बीटा ब्लॉकर्स का वो बच गया है, वो हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। इसमें सिंपली क्या होता है कि कोई भी एक कंपाउंड या कोई भी एक ड्रग है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर एंड उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है उस चीज़ को जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहा जाता है। अब जब हम किसी भी पर्टिकुलर क्लास का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है उसे सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, एक कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर या फिर किन किन जगह पर जो है कोई सब्सटीट्यूशन हो सकता है या फिर क्या चीज़ें ज़रूरी होती है एक्टिविटी के लिए या फिर क्या रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं एंड उस रिप्लेसमेंट या फिर उस सब्सटीट्यूशन से क्या इफेक्ट आता है उस ड्रग के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो है वो हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर देखते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो हम प्रोप्रानोलॉल जो एक ड्रग आती है हमारे पास जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है, उससे हम इसका कॉमन या फिर जनरल स्ट्रक्चर जो है वो लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स का। ठीक है, इसके अंदर क्या है, दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है जिसके ऊपर OCH2 CHOH CH2 NH CH CH3 CH3 ये हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूशन या फिर चेंजेस किन किन जगह पर कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो चेंजेस आ सकते हैं वो आते हैं एरोमेटिक रिंग्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो एक कार्बन चेन है इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं एंड लास्ट जो ये अमीनो ग्रुप है हमारे पास इसके अंदर जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास जहाँ पर चेंजेस सब्सटीट्यूशन या फिर जो भी चीज़ें वो हो सकती हैं। फर्स्ट आता है एरोमेटिक रिंग, सेकेंड आता है कार्बन चेन एंड थर्ड आता है अमीनो ग्रुप। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन पोजीशंस के ऊपर किस तरीके से चेंजेस किए जा सकते हैं, उससे एक्टिविटी के ऊपर जो है क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग के अंदर क्या होता है, प्रोप्रानोलॉल के अंदर तो हमारे पास नैफ्थलीन रिंग या फिर ये कहें नैफ्थिल रिंग जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है कि फिनाइल रिंग मतलब एक ही रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है नैफ्थिल रिंग की जगह पर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जब बीटा ब्लॉकर्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे थे तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द के अंदर क्या था कि फिनाइल रिंग प्रेजेंट थी, नैफ्थिल रिंग जो है वो नहीं प्रेजेंट थी। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है एल्किनाइल एंड एल्केनॉइल ऑक्सी ग्रुप जब प्रेजेंट होता है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर फिनाइल रिंग के अंदर, तो उससे क्या होता है कि अच्छी बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी आती है। ठीक है, मतलब जैसे फिनाइल रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर ऑर्थो पोजीशन पर मतलब ये ग्रुप तो जुड़ा रहेगा ही, OCH2 CH CH2 NH CH CH3 CH3। ठीक है, अब इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर एल्किनाइल ग्रुप या फिर एल्केनॉइल ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उससे क्या होता है कि बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है और बेटर हो जाती है। ठीक है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये है एल-प्रिनोलॉल का एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये है ऑक्सप्रिनोलॉल का। ठीक है, इन दोनों की जो बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशन ऑफ OH ग्रुप इन फिनाइल रिंग रिमूव एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। मतलब फिनाइल रिंग के ऊपर अगर OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करा जाता है तो उससे एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो है वो रिमूव हो जाती है। मतलब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा था कि ये फिनाइल रिंग है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कहीं पर भी OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है तो उससे एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो होती है मतलब सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स को ब्लॉक करने की या अपोज करने की जो एक्टिविटी होती है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है नैफ्थिल रिंग इन प्लेस ऑफ फिनाइल रिंग। अगर
फिनाइल रिंग की जगह पर नैफ्थिल रिंग को यूज़ करा जाता है तो उससे वो ड्रग जो है वो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर के अंदर आ जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है, फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, तो फिनाइल रिंग की जगह नैफ्थिल रिंग अगर आ जाती है जैसा कि प्रोप्रेनोलॉल के अंदर है, यहाँ पर अगर नैफ्थिल रिंग आ जाती है तो उससे ड्रग जो है वो नॉन सेलेक्टिव बन जाती है, मतलब किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी ऐसा नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो वो ड्रग जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं एंड बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकती है। जैसे प्रोप्रेनोलॉल जो है ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है क्योंकि इसके अंदर नैफ्थिल रिंग प्रेजेंट होती है फिनाइल रिंग की जगह। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है पैरा सब्सटीट्यूशन ऑफ सफिशिएंट साइज ऑन एरोमेटिक रिंग एंड एब्सेंस ऑफ मेटा सब्सटीट्यूएंट इज गुड फॉर एक्टिविटी। मतलब जो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके पैरा पोजीशन पर एक सफिशिएंट साइज के ग्रुप का सब्सटीट्यूशन होता है तो उससे क्या होता है कि एक्टिविटी जो है वो अच्छी होती है, लेकिन मेटा पोजीशन पर कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन रहती है। जैसे हमने एग्जाम्पल्स जब देखे थे बीटा ब्लॉकर के अंदर ड्रग्स के, तो वहाँ पर हमने देखा था कि पैरा पोजीशन पर जो अलग अलग तरह के सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बीटा ब्लॉकर की एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है उसके लिए अच्छा रहता है पैरा पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन होना, बट मेटा पोजीशन पर सब्सटीट्यूएंट जो है वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एटिनोलॉल ड्रग। जैसे कि हमने एटिनोलॉल ड्रग का स्ट्रक्चर देखा था तो इसके अंदर क्या था, इस ग्रुप के पैरा पोजीशन पर हमारे पास CH2CONH2 जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसकी एक्टिविटी जो है इसकी वजह से बहुत ही सही हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट पॉइंट था एरोमेटिक रिंग, उसके अंदर क्या है कि नैफ्थिल रिंग की जगह मोस्ट ऑफ द टाइम फिनाइल रिंग प्रेजेंट होती है। देन एल्किनाइल एंड एल्केनॉइल ऑक्सी ग्रुप जो है वो जब ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट होता है तो उससे अच्छी एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो है वो होती है। देन अगर OH ग्रुप को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है तो उससे एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो है वो रिमूव हो जाती है। देन अगर नैफ्थिल रिंग प्रेजेंट है फिनाइल रिंग की जगह पर तो उससे क्या होगा, ड्रग जो है वो नॉन सेलेक्टिव बन जाती है, जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल जो है नॉन सेलेक्टिव होती है। देन इसके बाद में पैरा पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन होता है एंड मेटा पोजीशन पर एब्सेंट होता है, तो ये चीज़ जो है ये भी गुड होती है बीटा ब्लॉकर के एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल है एटिनोलॉल। नाउ सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है कार्बन चेन। तो जो कार्बन चेन प्रेजेंट होती है उसके अंदर जो OCH2 ग्रुप होता है, जो एरोमेटिक रिंग एंड इथेनॉल अमीन साइड चेन जो है उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो है बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है एंड साथ ही साथ जो एक्टिविटी होती है उसे ये इंक्रीज भी करता है। देन अगर जो OCH2 ग्रुप है उसे हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो कंपाउंड जो है वो नॉन सेलेक्टिव बन जाएगा एंड उसे एरिल इथेनॉल अमीन जो है वो कहा जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर जो ये OCH2 ग्रुप प्रेजेंट है एरोमेटिक रिंग के बीच में एंड इथेनॉल अमीन के बीच में, ये जो है ये ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए एंड साथ ही साथ ये एक्टिविटी को इंक्रीज भी करता है ये OCH2 ग्रुप। एंड अगर इस OCH2 ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो क्या होगा, कंपाउंड जो है वो नॉन सेलेक्टिव बन जाएगा एंड इसे एरिल इथेनॉल अमीन जो है वो कहा जाएगा। नाउ लास्ट जो थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर, वो आता है अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप के अंदर अगर आइसोप्रोपाइल या फिर टी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एटिनोलॉल है एंड टीमोलॉल है, इनके अंदर आइसोप्रोपाइल या फिर टी ब्यूटाइल टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये एटिनोलॉल है, इसके अंदर यहाँ पर क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस ग्रुप की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली ये था स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बीटा ब्लॉकर। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का क्वेश्चन जो है वो जनरली 5 मार्क्स के अंदर आता है एंड अगर 10 मार्क्स के अंदर आएगा तो उस क्लास के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन हमें लिखना होगा, देन उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी लिखना होगा। मतलब कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वाला पार्ट होता है वो 5 मार्क्स के अंदर ही आता है एंड कभी कभी 2 मार्क्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो वहाँ हमें सबसे पहले तो जनरल स्ट्रक्चर बताना है, देन कहाँ कहाँ पर सब्सटीट्यूशन या फिर चेंजेस हो सकते हैं वो बताना है, देन उसके बाद में बहुत ही ब्रीफ के अंदर जो हमें चेंजेस के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सेकेंड यूनिट थी मेडिसिनल केमिस्ट्री की वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इस पूरी यूनिट के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोगों की भी थोड़ी मदद हो जाए एंड साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।